अंग्रेज़ जो है उसका जो इन्फ्लुएंस था वो लाहौर के इर्द गिर्द वो मौजूद थे। अगर आप इसको लाहौर को सतलुज के इस साइड पे जिस तरह लाहौर है यहाँ पे तो रंजीत सिंह था, लेकिन सतलुज रिवर सतलुज की दूसरी साइड पे जो सिखों की रियासतें थीं वो अंग्रेज़ों के ज़ेर असर थी। सही। तो उस हवाले से एक एग्रीमेंट था बिटवीन रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश कि रंजीत सिंह जो है वो सतलुज क्रॉस करके तो वो जो सिखों की रियासतें हैं उनमें वो मुदाखलत नहीं करेगा, इंटरवीन नहीं करेगा। कहा जाता है कि एक मैप रंजीत सिंह को दिखाया गया जिस पे रेड डॉट्स थे। तो रंजीत सिंह ने पूछा कि ये रेड डॉट्स जो हैं क्या इंडिकेट करते हैं, तो उसे बताया गया कि ये वो एरियाज़ हैं जो अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत हैं या ज़ेर असर हैं। तो रंजीत सिंह ने फ़ौरन कहा कि बहुत जल्द ये सारा एरिया जो है यहाँ पे सुर्ख डॉट्स, रेड डॉट्स आपको नज़र आएंगे। तो हो सकता है कि उसके जहन में हो कि उसकी डेथ के बाद सिख जो हैं वो शायद अंग्रेज़ों का मुकाबला ना कर सकें। जो आप क्योंकि ये आपको पता है कि जो इम्पीरियलिस्ट होता है, जो कॉलोनाइज़र होता है, ख़ासकर जो इम्पीरियलिस्ट हैं, उनमें एक डिज़ायर होती है एक्सपेंशन की और दूसरे इलाकों को ज़ेर असर लाने की। तो बहरहाल एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि रंजीत सिंह ने जो क्रेडिट रंजीत सिंह को जाता है 1799 में ही ऑक्यूपाइड लाहौर और ही डाइड इन 1839। द एनेक्सेशन टुक प्लेस इन 1849। ये जो 10 ईयर्स हैं ये सिविल वॉर है जिसमें ज़्यादा बर्बादी आई है रंजीत सिंह के किंगडम में। तो उसमें रंजीत सिंह ने यहाँ पे एक सिस्टम दिया और वो जो जब तक आप एक सिस्टम नहीं देते उस वक़्त तक वहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रोग्रेस, कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं आ सकती। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो उसका ये है कि उसने एक सिस्टम दिया और उसने आर्मी को एक मॉडर्न लाइंस पे उसने उसको ट्रेनिंग दी, जिसमें उसने फ्रेंच जो जनरल्स थे वेंटूरा और पैलाट, इन जैसे लोग यहाँ पे आए हुए थे जो नेपोलियन बोनापार्ट की फ़ौज का हिस्सा रहे थे और जो वाटरलू पे उसको 1815 में शिकस्त हुई है। उसके बाद वो जो लोग थे वो उसके जो सोल्जर्स थे उनमें से ये लोग इधर आ गए। तो मॉडर्न लाइंस पे जो ट्रेनिंग थी सिख आर्मी की वो यहाँ पे उसने उसको दी। ये भी एक वजह थी कि अंग्रेज़ नहीं चाहता था कि रंजीत सिंह के साथ वो क्लैश कर सके। तो ये दो एक वजूहात मेरी समझ में आती हैं कि उन्होंने इमीडिएटली इस पर कब्ज़ा नहीं किया। सही। तो आप क्या समझते हैं कि जब हम तारीख़ देखते हैं तो कब अंग्रेज़ यहाँ पर आया, लाहौर को किस तरह से उन्होंने कॉलोनाइज़ करना शुरू किया और जो उनकी स्ट्रेटजीज़ थी उनमें सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या थी लाहौर को कॉलोनाइज़ करने की? देखिए जी, जो कॉलोनाइजेशन होती है उसका जो पहला स्टेप है वो फिज़िकल ऑक्यूपेशन है कि आप उस इलाके को फिज़िकली ऑक्यूपाई करते हैं। और जब फिज़िकल ऑक्यूपेशन होती है उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि उस ऑक्यूपेशन को, उस कब्ज़े को आपने स्ट्रेंथन करना है और प्रोलॉन्ग करना है। उसके लिए एक वो स्ट्रैटेजी इवॉल्व करते हैं जो कॉलोनाइज़र है। अंग्रेज़ ने यहाँ पे जो मैं ये समझता हूँ जो एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व की, उसमें पहली स्ट्रैटेजी जो थी वो थी कॉलोनियल एजुकेशन की कि आप फ़ौज इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री इस्तेमाल करते हैं तो आप लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं। जब आप कॉलोनियल एजुकेशन यहाँ पे किसी भी जगह पे जब आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टमैटिकली, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन के हवाले से, तो यू ऑक्यूपाई द माइंड ऑफ द पीपल। तो माइंड की ऑक्यूपेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी के लैंड की ऑक्यूपेशन है। और ये कॉलोनाइज्ड द माइंड फर्स्ट, colonize first physical colonization, physical occupation of the land. Next step is occupy the mind of the colonized. अब उसको occupy कैसे करना है, मतलब उसको mindset को change करना है। And they did it through education. They did it through education. And what is colonial education? आपके अंदर जो mind के अंदर एक structure होते हैं, structure of thought, ये बहुत अहम बात है, structure of thought।
तो आपने पुराने स्ट्रक्चर ऑफ थॉट को ब्रेक करना है और नए स्ट्रक्चर ऑफ थॉट को इंस्टिल करना है। सही। वो आप करते हैं थ्रू एजुकेशन। यहाँ पे देखें जी, जो उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए हैं वो आप देख लें कि उसमें प्राइमरी एजुकेशन भी है, सेकेंडरी एजुकेशन भी है, कॉलेज लेवल की भी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी लेवल की भी एजुकेशन। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बन गई, 1886 में HSN कॉलेज बन गया और 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज बन गया, ठीक है जी। और 1864 में ही FC कॉलेज बन गया। और इसके अलावा जो बच्चों के स्कूल थे, यूरोपियन बच्चों के स्कूल, जिसमें पहला जो स्कूल था वो उन्होंने लाहौर फोर्ट में बनाया और उसमें 44 के करीब स्टूडेंट्स थे, जिसमें 20 लड़कियां थीं। सही। तो इस तरह से उन्होंने इसका आगाज़ किया। और सिलेबस अगर हम देखें जो उस वक़्त के एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाया जा रहा था, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने हेल्प किया कि वो यहाँ के लोगों के माइंड्स को कॉलोनाइज कर सके? ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी जिसमें अंग्रेज़ ने जो बाद में पता लिटनर जो बाद में गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल बना, उसका बड़ा एक्टिव और पॉजिटिव रोल है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। वो रोल क्या है कि उसने यहाँ पे जो ओरिएंटल जो सब्जेक्ट्स थे, जो मज़ामीन थे, जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस थी, उसको भी फोकस किया है। और ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल स्कूल और बाद में ये जो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो वर्नाकुलर को प्रमोट करना, उसके पीछे भी एक मकसद था। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, एक स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे भी एक मकसद था। वो मकसद ये था कि जो अलूम जो ईस्ट के हैं और जो ओरिएंटल लैंग्वेज में वर्नाकुलर में अवेलेबल हैं, उसके बारे में इल्म हासिल किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि जो उनके अपने अलूम हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ताकि वो लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल सही। उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया लोकल लैंग्वेजेस में और उसका सेंटर लुधियाना था। प्रिंटिंग प्रेस ने अंग्रेज़ की बड़ी हेल्प की है। सही। जो किताबें प्रिंट करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते रहे। फिर एक मज़े की बात है कि इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर ये वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता था एज सब्जेक्ट। बिल्कुल सही। उससे पहले ये सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश लिटरेचर एज सब्जेक्ट वो इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे पढ़ाया गया, वहाँ पे नहीं पढ़ाया गया। अगर आप चर्चिल की एक स्टोरी है जो हमारे सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर एट हैरो जी, माय अर्ली लाइफ, उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसपे उसको लिटरेचर नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। उसको आप देख लें, उसमें वहाँ पे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो कहते हैं जी वो लैटिन पढ़ते हैं और क्लासिकल लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ते हैं, और जो कुंद ज़हन है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, लिटरेचर की बात नहीं करता वो। बिल्कुल ऐसे ही। तो लिटरेचर यहाँ पे पढ़ाया गया, तो ये बड़ा अहम है। आप जो मिशनरी एजुकेशन है उसमें जो मिशनरी आपको स्कूल कॉलेज नज़र आते हैं, उसमें चर्च भी है, उसमें इंस्टीट्यूशन भी है और उसमें हॉस्पिटल भी है। सही। तो वो क्या करते थे कि चर्च एंड द स्कूल और द कॉलेज दे शेयर द सेम बिल्डिंग, ये भी उनका। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, जब हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की, तो ये एक सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट कर रहा है जिसमें वैल्यूज़ हैं। क्या वैल्यूज़ हैं? चैरिटी। क्या वैल्यूज़ हैं? सिंपैथी। क्या वैल्यूज़ हैं? कंसिडरेशन ऑफ अदर्स। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, ये इस तरह वो चैरिटी, ये लोगों को वो इस काम में वो लेके आए। तो इस तरह से उन्होंने एजुकेशन को इसके साथ लिंक किया और अपना जो मकसद है वो हासिल किया। तो ये एजुकेशन की जो स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, जो एजुकेशन, जो कॉलोनियल एजुकेशन है ना जी, वो डिस्टेंस एक क्रिएट करती है। वो आपकी हिस्ट्री उसको टार्निश करती है, वो आपके कल्चर को डिस्टॉर्ट करती है, जो कॉलोनियल एजुकेशन है, और वो आपकी आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करती है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करती है। और कॉलोनियल एजुकेशन का मतलब हरगिज़ एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना नहीं है। कॉलोनियल एजुकेशन का मतलब है कि आप एब्जॉर्ब करते हैं जो आपका जो मेन कल्चर है, जो इंग्लिश कल्चर है, उसमें आप लोगों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग या उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें दे आर नॉट फ्री एंड इंडिपेंडेंट।
ये बड़ी अहम बात है बिल्कुल सही कि है। एब्जॉर्प्शन इज द मेन टारगेट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। और फिर दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं थ्रू देयर एजुकेशन, कॉलोनियल एजुकेशन, जो मिमिक करें मास्टर को, कॉलोनाइजर को, उनकी हैबिट्स को, उनके कल्चर को, द वे दे स्पीक, उसको वो मिमिक करें, उनकी बूदोबाश को मिमिक करें। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। हाँ, ये यही वो क्रिएट करते हैं ना, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। Yes. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो मिमिक्री है वो आगे ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू मॉकरी। जब मिमिक्री मॉकरी में ट्रांसफॉर्म होती है तो कॉलोनाइजेशन और कॉलोनाइजर का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। सही इसको अब गोरा कैसे मेंटेन करता है या किया उसने, ये उसकी एक और स्ट्रेटेजी थी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि एजुकेशन की एक स्ट्रेटजी उन्होंने इस्तेमाल की टू कॉलोनाइज द माइंड्स ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली इन लाहौर एंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट टू। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या यही सोल स्ट्रेटजी थी या इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी थी जो उन्होंने अडॉप्ट की कॉलोनाइज करने के लिए? नहीं जी, सबसे पहले तो उन्होंने, जैसे भी मैंने रंजीत सिंह की बात की कि उसने एक सिस्टम दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, तो अंग्रेज़ ने भी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम दिया। सही उसने एक बोर्ड बनाया। जी। उस बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कह लें या एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड के अंदर वो जो बंदे बड़े अहम थे, वो एक था कर्नल हेनरी लॉरेंस और एक था उसका भाई जॉन लॉरेंस और एक था मॉन्टगोमरी, जो, और ये मॉन्टगोमरी और लॉरेंस दोनों बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं पंजाब के। ये तीन बहुत अहम लोग हैं। और जो मज़े की बात है, जो जॉन लॉरेंस है वो मैकलैगन, एक लेफ्टिनेंट मैकलैगन था जी। जो सिखों के ख़िलाफ़ लड़ा था, अंग्रेज़ था, ये उसका बेटा था। सही। ये उसका बेटा था। तो हेनरी कर्नल था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था। तो उन्होंने एक बोर्ड दिया जिसमें पॉलिटिकल, जुडिशल और फाइनेंशियल, ये तीन मेजर आस्पेक्ट फील्ड होते हैं, एरियाज होते हैं। ये तीनों को उन्होंने कैटर किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आज भी हम लोग एस्पायर करते हैं जी CSS करना है और जनाब सिविल सर्विस में जाना है और AC बनना है और DC बनना है और कमिश्नर बनना है। अंग्रेज़ ने ये सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सही। ये जो स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की ऑफ पावर है, ये इंट्रोड्यूस की है। और मज़े की बात है कि ये सिस्टम इंग्लैंड में नहीं था। अच्छा। ये सिर्फ स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली इस रीजन के हवाले से उन्होंने इस सिस्टम को इवॉल्व किया और बड़े सक्सेसफुल थे। DC के पास बड़ी पावर थी, वो कोर्ट्स भी रन करता था, वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था, पुलिस का IG उसके सामने बैठा हुआ होता, वो उसके सबऑर्डिनेट था वो, और रेवेन्यू कलेक्शन उसको भी वो ओवरसी करता था। सो ही हैड ऑल द पावर। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये अंग्रेज ने यहाँ पे किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और इसके थ्रू कंट्रोल किया। अलमिया ये है कि ये स्ट्रक्चर आज तक चलता आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन्स हैं उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ही ये बचती है कि वो इस स्ट्रक्चर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर किसी तरह से घुस जाए, पावर है ना जी, ताकि वो पावर को एंजॉय पावर कर है। सके। अच्छा, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ना, उसमें एक बात मेरे जहन से निकल गई थी जब आप हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, वो पावर और नॉलेज का जो रिलेशनशिप है। जी जी। तो एक तो एजुकेशन ये है कि आपने यहाँ पे नेटिव्स को एजुकेट करना है अपने हवाले से, अपने कल्चर के हवाले से, अपनी माइंडसेट के हवाले से, अपने रिलीजन के हवाले से, और वो वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है जो आपके लिए सूटेबल है। दूसरी बात यह है कि लैंड और लोगों के बारे में नॉलेज हासिल करना वो बहुत ज़रूरी है। किस किस्म का लैंड है, किस किस्म के लोग हैं, इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या खसूसियात हैं। तो जब ये नॉलेज आपको मिलती है तो आप फिर कन्वीनियंटली उनके ऊपर रूल कर सकते हैं। तो ये जो आपने बात की ना कि नॉलेज पे उन्होंने बड़ा फोकस किया, यहाँ की लैंड के बारे में, यहाँ के जो फोक्स हैं उनके बारे में, तो इस पे तो फिर आज बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इसको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं कि जी देखें वो इतना काम कर गए हैं आपके बारे में, यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन वो दे गए हैं। आज भी जो रिसर्च है वो ज़्यादा गोरा ही कर रहा है, चिट्टी चमड़ी वाला, ठीक है। तो क्या ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें वाकई उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए? देखें ये मज़े की बात है और ये हकीकत है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ना वो यूरोसेंट्रिक है। सही।
जो भी इल्म है, जो भी है, वो टेक्नोलॉजी वो यूरोप से फ्लो होती है। जी और वो टेक्नोलॉजी यूरोप वाले या अमेरिकन जो हैं वो बड़े कन्वीनियंटली हमें ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे उनकी जो मेहनत है और जो उनके अज़ाइम है वो सबको मालूम है। तो 47 के बाद जब व्हेन वी आर फ्री, अनफॉर्चुनेटली हमने उसी स्ट्रक्चर को, उसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, उसी सोशल स्ट्रक्चर को हमने कंटिन्यू रखा है, उसी जुडिशल सिस्टम को हमने कंटिन्यू रखा है। ठीक है जी, अगर अंग्रेज़ के ज़माने में गर्मियों की छुट्टियों में कोर्ट बंद रहते थे तो कोर्ट्स आज भी बंद रहते हैं। वो 3-4-5 लाख जो मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं। सही, राइट। तो वो उस सिस्टम को हमने कंटिन्यू रखा, बजाय इसके कि हम एक सिस्टम इवॉल्व करते ग्रेजुअली जो इसके साथ कॉरस्पॉन्ड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको अपरूट कर दें, वो हो नहीं सकता। और ये इसलिए नहीं हो सकता कि गोरे ने भी नहीं किया। अंग्रेज़ ने यहाँ पे मुग़ल सिस्टम जो था रेवेन्यू का और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का और उनकी जो इकोनॉमी थी और इवन उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसको कंप्लीटली अपरूट नहीं किया। उनके जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर थे उनको कंप्लीटली नेगेट नहीं किया, बल्कि उनको डेवलप किया, उनको आगे लेके वो गए हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको चेंज किया, मॉडिफाई किया। ये हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। नहीं, ये यहाँ से जो मैं एक पॉइंट समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अगर बरतानिया भी यहाँ पे आया तो जो उन्होंने भी यहाँ पे जो नॉलेज मौजूद था, यहाँ के लोगों के बारे में जो पिछली तारीख चलती आ रही थी, उन्हीं चीज़ों को सामने रख के और साथ उनकी जो कॉलोनियल माइंडसेट था उसको सामने रख के नए सिस्टम्स इवॉल्व किए। तो शायद अगर इसी फॉर्मेट को हम अपने सामने रखें तो हमें भी अपना नॉलेज मजबूत करके तो फिर अपनी स्ट्रेटजीज़ और अपने सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए। हाँ जी, उसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूँ कि हमने फेस किया और हम वी आर स्टिल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। वो ये है कि गैप आ जाता है ना, 150 साल का, 100 साल का। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आया, जैसे मैंने कहा 49 की एनेक्सेशन है, 47 में हमें आज़ादी मिल गई, 98 ईयर्स वो जो ग़ुलामी के हमें नज़र आते हैं। अब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया ग़ुलामी का, लेकिन आप किसी बुज़ुर्ग से पूछें, अभी भी हैं माशाल्लाह हयात हैं हमारी सोसाइटी में, गांव देहात में लोग जो हैं वो 90 प्लस के भी हैं। उनसे आप पूछें अंग्रेज़ का दौर तो बड़ा चंगा सी, भाई वो तो ग़ुलामी का दौर था, तो बड़ा चंगा दौर कैसे हो गया? सही, वो यही कहते हैं जी अंग्रेज़ का दौर बड़ा चंगा सी। क्यों? वो इंसाफ मिलता सी, ये जुडिशल सिस्टम, ठीक है जी, वो दौर बड़ा चंगा, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा पक्का सी, रोटी लग जाती सी। ठीक है, तो ये वो बात है जो अभी हम कर रहे हैं कि उन्होंने माइंड को कैसे चेंज किया लोगों के। सही। अगर वो ग़ुलामी का दौर था तो उसके खिलाफ हमने तो आज़ादी की जंग लड़ी है, बिल्कुल सही बात, कुर्बानियाँ दी हैं, तो दे कैप्चर्ड द माइंड। सही। और दूसरी बात रेजिस्टेंस की बड़ी अहम है जी, जो जिस दिन कॉलोनाइजेशन होती है ना, जो उसी दिन से रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। सही। वीक होती है, ऑर्गेनाइज नहीं होती, और उसकी पहली जो शक्ल है वो तो एक आर्म स्ट्रगल की शक्ल में आपको सामने नज़र आती है, क्योंकि इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस के पास ताकत होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो ग्रेजुअली उसको क्रश कर लेते हैं। उसके बाद जो स्ट्रगल, उसके बाद जो रेजिस्टेंस, उसकी शक्लें बदलती रहती हैं। आपने अभी आर्किटेक्चर की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो लाहौर का आप आर्किटेक्चर देख लें। कॉलोनाइजेशन इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड, और ये डिस्टेंस भी होता है दोनों में और कुर्बत भी होती है, क्योंकि कॉलोनाइज़र बग़ैर असिस्टेंस के, कॉलोनाइज्ड की, नेटिव्स की असिस्टेंस के बगैर हुकूमत कर नहीं सकता। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एन अदर स्ट्रेटजी टू कॉलोनाइज इज़ आर्किटेक्चर। ठीक है, और अगर हम लाहौर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, आपने अभी कुछ नाम लिए थे, मोंटगोमरी, लॉरेंस, तो ये सारी रोड्स के नाम अभी तक वही चलते आ रहे हैं। ठीक है, और फिर जो उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं, मॉल रोड है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं वो सारी की सारी उसी दौर से चलती आ रही हैं। तो वो आज भी ये नाम और ये बिल्डिंग्स क्या हमें यही मैसेज देती हैं कि वी वर वंस कॉलोनाइज्ड, और इनके खिलाफ भी कोई हमें रेजिस्टेंस करनी चाहिए या इनको कैरी करना चाहिए? जी, मेरा एक अपना एंगल है इस स्ट्रक्चर को देखने का, ब्रिटिश स्ट्रक्चर को देखने का। मैं इस आर्किटेक्चर में और इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर में मैं एक लोकल रेजिस्टेंस के एलिमेंट को देखता हूँ। सही। मैं इसमें ब्रिटिश डोमिनेशन कम देखता हूँ। सही।
मैं इतनी ज़्यादा डोमिनेशन नहीं देखता, कंप्लीट डोमिनेशन नहीं है। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर एक इम्पोजिंग, आप ऐसा लगता है जैसे मतलब आप फील करते हैं कि यू आर सो वीक, ठीक है, यू आर सो लिटल, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं इसके अंदर एक रेजिस्टेंस के एलिमेंट को पढ़ता हूँ, देखता हूँ। हाउ इज़ दैट सो? सर गंगाराम का नाम आपने सुना है? जी लोकल इंजीनियर था। जी भाई राम सिंह का नाम आपने सुना है? जी वो एक लोकल इंजीनियर था। लाहौर के अंदर मॉल रोड पे एक आध बिल्डिंग को आप छोड़ दें, जी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर अगर ब्रिटिश या इंग्लिश आपको नज़र आएंगे ना आर्किटेक्ट, उसके साथ ये लोग भी आपको नज़र आएंगे। सही। तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ नेटिव एंड फॉरेन आर्किटेक्चर। तो इसमें मैं ये एक रेजिस्टेंस का एलिमेंट मुझे नज़र आता है। जो बिल्डिंग्स आप मॉल रोड पे देखते हैं, अब ये जो बिल्डिंग्स हैं इसमें इनका स्ट्रक्चर आपको बड़ा, मुझे जो स्ट्रक्चर फैसिनेट करते हैं जो म्यूज़ियम का स्ट्रक्चर है, जी इट्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। और एक जो मुझे स्ट्रक्चर फैसिनेट करता है वो रेलवे स्टेशन का, लाहौर रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर है। सही। हाई कोर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इसमें अच्छा, हाई कोर्ट, मज़े की बात है कि हाई कोर्ट और ये ख़ासकर ये जो एचएसएन कॉलेज की हमने पहले बात की थी, उसका नाम पहले चीफ कॉलेज था। तो क्योंकि लॉर्ड एचएसएन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो गवर्नर जनरल जो था उसने कहा जी कि इसी के नाम पे इसको कर दिया जाए। और इसका जो पहला प्रिंसिपल था वो जनरल ब्लैक था। मेरे हाल ही 1886 में ये बिल्डिंग यहाँ पे, और जो अम्बाला से 14-15 वार्ड्स जिसे हम कहते हैं वो लेके आए हैं यहाँ पे टू बिगिन विद। इस इंस्टीट्यूशन का जो आगाज़ हुआ है, और उसमें 2-3 मुसलमान थे, बाकी सिख थे और हिंदू थे। इनको यहाँ पे 2-3 जो कहते हैं ना बंगले किराए पे लेकर रखा गया जो मैकलोर रोड पे थे। सही। तो कमिंग बैक टू दैट, वो जो स्ट्रक्चर में आप देखें, जो उसके गुंबद हैं, जो उसकी आर्चीज़ हैं, जो उसकी जालियाँ हैं संगमरमर की, वो उसको शायद नौशहरा मार्बल भी कहते हैं, वाइट मार्बल को। वो इन्फ्लुएंस है, वो डिज़ाइन है, वो स्ट्रक्चर है जो स्पेन के मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और वो स्पेन में ये बड़ा पॉपुलर था। सही। तो वो एलिमेंट भी यहाँ पे है। सही। गोथिक स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश का है, जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कहा जाता है जी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारी एक अमलगमेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि आर्किटेक्चर के अंदर एक लोकल रेजिस्टेंस का एलिमेंट शामिल है जो लोकल इंजीनियर्स के थ्रू हमें नजर आता है। जो नेटिव है वो पैसिव नहीं है। नहीं, उस दौर में भी नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। सही। वैसी बात नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल लाहौर को देखेंगे बाद में, तो खैर वो एक अलग आस्पेक्ट है। तो ये आप देख लें हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है, तो इसमें आपको जो इसका भी वही आर्किटेक्चर है, जिसकी जो जालियां हैं, इसका जो मार्बल लगा हुआ है, वो सारा लोकल इन्फ्लुएंस है। तो यही चीज़ हमें मुगल्स में भी नज़र आती है। जो मुगल आर्किटेक्चर है वो भी एक कम्बिनेशन है, सही, लोकल एंड दी फॉरेन। तो उसी को अंग्रेज़ ने आगे वही चीज़ हमें आगे नज़र आई है। पहली जो बिल्डिंग है ना जी, वो बड़ी मज़े की बात है कि 1861 में जी लॉरेंस हॉल बना, और 1864 में गालबन या 5 में मॉन्टगोमरी हॉल बना, जिसको आजकल हम जना लाइब्रेरी कहते हैं। जी। जो लॉरेंस हॉल है वो फेस करता है माल को, सामने गवर्नमेंट हाउस है जी। जिसको आप गवर्नर हाउस कहते हैं, वो पहले गवर्नमेंट हाउस था अंग्रेज़ के दौर में। जो लॉरेंस के अंदर फेस कर रहा है वो मॉन्टगोमरी हॉल है। दोनों को ज्वाइन किया गया है। जो लॉरेंस हॉल है वो एक्सक्लूसिवली फॉर द ब्रिटिश। सही। वहाँ पे कोई लोकल आदमी, सरदार हो, नवाब हो, वो वहाँ पे नहीं जाता था, उसको वो इनवाइट ही नहीं करते थे, उनके अपने फंक्शन थे। और जो मॉन्टगोमरी हॉल है ये मिक्स था। सही। यहाँ पे लोकल नवाब, सरदार, जिनको अंग्रेज़ ने खुद प्रमोट किया हुआ था, उनको लैंड दिया हुआ था, उनको जॉब्स दी हुई थी, किसको ऑनररी, किसी बच्चे को इनके उन्होंने ऑनररी कर्नल बनाया हुआ था, मजिस्ट्रेट बनाया हुआ था, ताकि उनका भी एक इन्फ्लुएंस कायम रहे लोकल लोगों के ऊपर। तो वो ये पहली बिल्डिंग है लाहौर के अंदर जो हमें नज़र आती है। सही। बाकी बिल्डिंग्स तो आपने बता दिया मॉल रोड पे। अच्छा, एक और मज़े की बात है कि टू बिगिन विद अंग्रेज़ ने जो मुग़ल आर्किटेक्चर था, जो डिज़ाइन था, उसको ही इस्तेमाल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अनारकली का मकबरा है, ये सेंट जेम्स चर्च बना, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि वो क्रॉस लगा दिया। तो यहाँ पर चर्च सर्विस शुरू हुई। इससे पहले ध्यानचंद हवेली के अंदर चर्च सर्विस शुरू हुई, फिर ये कैथेड्रल चर्च बन गया, तो फिर वो सर्विस बंद हो गई।
तो थोड़ी सी इनको मॉडिफाई करके इसको अल्टरेशन के साथ इन बिल्डिंग्स को उन्होंने इस्तेमाल किया, इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया, फिर इसी को फॉलो किया। सो हम यहाँ से एक प्रिंसिपल ये उठा सकते हैं कि क्योंकि जो कॉलोनाइज़र था उसने भी जो उससे पहले मौजूद आर्किटेक्चर था उसको बिल्कुल नलिफाई नहीं किया, रिजेक्ट नहीं आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया, हाँ, बल्कि उसको कैरी किया है। तो शायद हम भी उसी में मज़ीद बेहतरी करके उसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी स्ट्रेटजीज दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जब हम पॉलिटिकल साइड ऑफ लाहौर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो यूनियनिस्ट पार्टी है या हरारी हैं या खाकसार हैं वो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर नज़र आते हैं। उसके मुकाबले में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी यहाँ पे कदरे बाद में अपना असर शो कर पाती हैं। इसकी आप क्या रीज़न देखते हैं कि क्यों इस तरह की जो पार्टीज़ थी वो यहाँ पे ज़्यादा मकबूल थी? इससे पहले एक और आपने जो बात कही थी वो रोड्स की बात कही थी, वो बीच में उसका थोड़ा सा मैं जी पहले उस पर बात। जो माल रोड है ना जी, ये माल रोड नहीं थी, इसका नाम माल रोड नहीं था। ये 1851 में ये शुरू हुई है और ये डायरेक्ट लिंक था मियाँ मीर जहाँ पे इन्होंने अपनी छावनी गौरव ने शिफ्ट की फ्रॉम अनारकली, तो ये वहाँ से ये 49-50 में शिफ्ट किया उन्होंने। तो 51 में यहाँ से एक रोड बनाई, कर्नल नेपियर सही, ये इसने डिज़ाइन की ये रोड बनाई और ये 10,500 के करीब इसके ऊपर ख़र्चा हुआ था उस ज़माने में। तो ये एक डायरेक्ट लिंक था, इसका नाम माल रोड नहीं था। माल रोड जो थी ना वो कचहरी से ये जो चबुर्जी राउंड अबाउट होता था ना पहले, जी वहाँ तक थी, वो माल रोड थी, सही, ये नहीं थी माल रोड। और आगे पूंछ हाउस है, पूंछ हाउस जो है ना जॉन लॉरेंस उसकी रिहाइशगाह थी। एक रवायत के मुताबिक जो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, बाकी लोग उसको नहीं तस्लीम करते। तो ये जो गवर्नमेंट हाउस अभी मैंने बात की आपसे, ये लॉरेंस रोड कहलाता था। सही, और गवर्नमेंट हाउस से जो आप गवर्नर हाउस से आप समझ लें अनारकली तक, ये डोनाल्ड टाउन था। डोनाल्ड टाउन जो डोनाल्ड मैकलोड जो जहाँ पे था लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके नाम पे था डोनाल्ड टाउन। तो ये वो इसके बाद आप देख लें ये अर्जिटन रोड ये डीसी रहा है, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बन गया। और थॉर्टन रोड है वो सिविल सर्विस में था। और इसके अलावा अर्जिटन रोड है, सॉरी ये रॉबर्ट्स ये जुडिशरी में थे, ये लोग थे। फिर मैकलोड रोड है, अभी डोनाल्ड मैकलोड का मैंने नाम लिया है। देवर इधर सिविल सर्वेंट्स, लिटन रोड है, सो मेनी रोड्स, देवर इधर सिविल सर्वेंट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और वाइस रॉय। तो ये एक तो ट्रिब्यूट पेश किया गया है उन लोगों की जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया यहाँ आके हुकूमत की। और मतलब मेरा मतलब है जो उनको प्रॉब्लम्स का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्लाइमेटिक कंडीशन हॉस्टाइल थी, इतनी फेवरेबल तो नहीं थी हमारी यहाँ पे जो कंडीशन है। तो ये एक ग्लोरीफाई भी करता है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को। और दूसरा जो रोड कम्युनिकेशन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम रेलवे स्टेशन की बात की थी, तो ये आपको मॉडर्नाइज कर रहा है। लेकिन इसके पीछे वंस अगेन वही स्ट्रैटेजी है जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो थ्रू रेल एंड रोड वो सी पोर्ट तक जाना है, वहाँ से शिप आउट होगा मैनचेस्टर और लंदन। तो ये रोड की कम्युनिकेशन और रेलवे ट्रैक जो था, इसके पीछे भी ये एक स्ट्रैटेजी थी सही, कि किस तरह से इसने कॉलोनियल पर्पस को सर्व करना है सही, थ्रू रोड एंड रेलवे। जो ये अफगानिस्तान की तरफ जो पीछे जो ग्रेट गेम रशिया की तरफ हो रही थी, वेपन्स की सप्लाई, ये रेलवे ट्रैक प्राइमरीली तो उस मकसद के लिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी आपने बात की थी वो पॉलिटिकल, जी उस पे आते हैं। देखें जी, यूनियनिस्ट पार्टी अर्बन और रूरल जो एलिमेंट है उनका कम्बिनेशन था। ये अंग्रेज़ का कमाल है सही कि उन्होंने इसमें सर फजल हुसैन, इसका बड़ा मेजर रोल है जी। और इसके अलावा छोटू राम, ये हिंदू जो यहाँ पे, तो ये तो उनका एक था। फिर इसकी यहाँ पे हुकूमत कायम रही और सर सिकंदर। इसके अलावा अभी आपने बात की थी खाकसार और अहरार, ये एंटी इंपीरियलिस्ट थे, सही, यूनियनिस्ट प्रो इंपीरियलिस्ट थे जी। और ये एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनको काउंटर करने के लिए यूनियनिस्ट पार्टी बनाई गई। यहाँ पे कांग्रेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और मुस्लिम लीग का भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इन्फ्लुएंस नहीं था।
1938 में जिना सिकंदर पैक्ट जो हुआ है उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस नज़र आया है। बाद में वो इलेक्शन भी जीते लेकिन वो मिनिस्ट्री नहीं बना सके। तो इसमें तो फिर यहाँ पे जो आपने बात की ना हरारी और ये सब, और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ना जी, जो पंजाबी नेशनलिस्ट यंग जो बच्चे थे जो कांग्रेस में थे, वो दे फेल्ट डिससैटिस्फाइड एंड बिट्रेड। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। सही। उनमें से काफ़ी लोग जो थे वो एहरार में आ गए। फिर वो जो खिलाफत मूवमेंट चली हुई थी, खिलाफत के भी जो लोग थे वो भी एहरार में आ गए। खाकसार एक अपना आइडियोलॉजी लेके चल रहे थे। तो दे वर रेवोल्यूशनरी इन दैट सेंस। और जो अंग्रेज़ को सख्त नापसंद है, एक वर्ड जो ग्रेटेस्ट फियर है वो रेवोल्यूशन का है। तो जो एहतजाज की एक पॉलिसी थी, एक पॉलिटिक्स थी, वो यहाँ पे आती है। लेकिन आप देखें कि 1940 में भी लाहौर रेजोल्यूशन यहाँ से पास हुई, करारदार पाकिस्तान। उसके बाद मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस 1938 और 40 के बाद यहाँ पे खासा, और बहुत सारे यूनियनिस्ट के लोग थे, दे ज्वाइंड मुस्लिम लीग। सही। सो ये जो आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर भी रेजिस्टेंस लाहौर की हद तक मौजूद थी। एंटी इंपीरियलिस्ट एलिमेंट लाहौर में पॉलिटिक्स में था। हाँ, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि 23 मार्च की जो लाहौर रेजोल्यूशन है, वो दरअसल 22 को शुरू हुई थी, 23 को वो करारदार पेश हुई थी। तो 19 मार्च को यहाँ लाहौर शहर में भाटी दरवाजे के अंदर खाकसारों पे गोली चली थी, जिसमें खासी तादाद में वो लोग शहीद हुए थे, खाकसार ज़ख्मी हुए थे। ठीक है, दे वर एडमिटेड टू मी हॉस्पिटल। जब कायद-ए-आज़म, फिर लोगों का ख्याल था कि इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया तो अब ये तो नहीं होगा, यहाँ पे जलसा नहीं होगा मुस्लिम लीग का। तो कायद-ए-आज़म व्हेन ही केम टू लाहौर, ही वेंट टू द हॉस्पिटल स्ट्रेट अवे उन लोगों को पूछने के लिए। तो ये लाहौर की पॉलिटिक्स में खाकसार का ये वाक़या जो है ये बहुत अहम है। बिल्कुल सही। और फिर इसके अलावा आप जानते हैं वो भगत सिंह और उसके जो साथी थे वो कितने एक्टिव थे इस पॉलिटिक्स में। एंड भगत सिंह अलॉन्ग विद हिज कंपेनियन दे वर हैंग्ड, राजगुरु और सुखदेव। तो ये भी एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स थी। और मज़े की बात है कि जो भगत सिंह है वो मार्क्सिज्म में बड़ी दिलचस्पी लेता था। वो लेनिन के कार्ल मार्क्स के जो थे उसमें वो बड़ी दिलचस्पी लेता था। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करता था। वेल रेड यंग मैन, बट वेल रेड।